हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थ एनवायरनमेंट चैप्टर को पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बुक से। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं या किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? Give an example of a food chain and state the different trophic levels in it। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? फूड चेन में जितने भी स्टेप्स होते हैं या लेवल होते हैं उनको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब फूड चेन का हमने देख लिया, जैसे प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो ये क्या हो गए? ट्रॉपिक लेवल्स हो गए। मतलब ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम पता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो उसमें डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? डिकम्पोजर्स का रोल है वो केमिकल कंपोनेंट्स को या केमिकल कंपाउंड्स को, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दे मेंटेन द न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ बाय पुटिंग बैक वेरियस एलिमेंट्स इन द न्यूट्रिएंट पूल। इन दिस वे दे एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट। तो ये क्या क्लींजिंग एजेंट ये क्या करते हैं? जितने भी साइकिल्स होते हैं, साइकिल में काफ़ी काम डिकम्पोजर्स का भी होता है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन को इनऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करना। ये सब काम कौन करता है? क्लीनिंग करना नेचर की, या नेचर की क्लीनिंग से मतलब है कि ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन। नेक्स्ट है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग ह्यूमस कंटेंट इन इट टू इट। अब देखो, अगर हम पेड़ों के सूखे पत्तों को इकट्ठा कर ले और उसके बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो खाद बन जाती है। ये किस वजह से बनी? क्योंकि उसे डिकम्पोज किया गया, तो ये हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों? क्योंकि जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आगे, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट? कौन से दो वेज हैं जिससे कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट को अफेक्ट देता है? तो एक तो इनमें से स्मेल जो आती है, फॉल स्मेल, मतलब थोड़ी ख़राब स्मेल आती है। दूसरा, ये कुछ गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल होती है, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल होती है। गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट? नॉन बायोडिग्रेडेबल ये तो डिग्रेड ही नहीं होते हैं, फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं, सॉइल की इनर सब्सटेंसेज होते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ये भी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो कितना सॉइल को ख़राब करते हैं। चेंजेस सॉइल केमिस्ट्री, देखो लिखा भी है। और एक्वेटिक लाइफ, जो पानी में जो एनिमल्स या लिविंग बींग्स रहते हैं उनको हम पहुंचाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर एंड हैवी मेटल्स आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनिज्म। और ये क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एक से एक, जैसे जो हैवी मेटल्स होते हैं ये एक से एक एनिमल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इज अफेक्ट एनी इकोसिस्टम? ओजोन क्या होता है? O3 बनता कैसे है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशंस की वजह से ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन एटम फिर किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके क्या बनाता है? ओजोन बना लेता है। ठीक है। अब क्या है, इकोसिस्टम में कैसे इफेक्ट करता है? एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज़ डेडली पॉइजन फॉर ऑल लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये पॉइजन की तरह काम करती है। इफ़ दिस लेयर गेट्स डिप्लीटेड, और अगर ये लेयर पतली हो जाती है, डिप्लीटेड हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने पढ़ा था, तो क्या होता है? यूवी रेडिएशन सन से अर्थ पर आती हैं जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है।
हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड्स। कौन कौन से 2 मेथड हैं? बाय चेंजिंग अ लाइफ स्टाइल एंड चेंज इन एटीट्यूड। वेस्ट डिस्पोजल, अगर हम समझदारी से काम करें, हम समझें कि गीला, अभी जैसे आपको मैंने उस दिन भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग के लिए अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करें, ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। तो अगर हम दोनों को अलग अलग रखेंगे, प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। रिड्यूसिंग पैकेजिंग, पैकेजिंग को रिड्यूस करना मतलब प्लास्टिक पॉलीथीन्स वगैरह को। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिसाइकिल करना, जितना भी वेस्ट है, जैसे हम वायर्स होते हैं हमारे, या जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर दें। प्रिपेयरिंग कंपोस्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनसे ही हम कंपोस्ट बनाएं। तो आजकल मार्केट में ऐसी कंपोस्ट मिलती है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है प्लांट्स वगैरह के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस, केक, वुड एंड ग्रास। तो इसमें केक, वुड एंड ग्रास ये तीनों कैसे हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फूड चेन? इनमें से कौन सा है जो फूड चेन है का एग्जाम्पल है? ग्रास, वीट, मैंगो ये नहीं है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, गोट, काउ, एलिफेंट, गोट, फिश एंड ग्रास, फिश एंड गोट। गोट फिश को नहीं खाती, इसलिए इसका बी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? कैरिंग क्लॉथ्स बैग टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, ये भी सही है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ये भी सही है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, ये भी सही है। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल? अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को ख़त्म या किल कर देंगे तो अगले ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी पहुंचेगी नहीं और वहीं पर फूड चेन ब्रेक हो जाएगी। इफ़ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल then transfer of energy as matter to context higher level will stop. It will lead to overpopulation in one particular level, और एक लेवल पर ही पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, causing competition amongst the individual. This would seriously disturb the food chain. अब वो ये food chain disturb हो जाएगी and cause the collapse of an ecosystem even. Will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic levels? तो क्या बोला इन्होंने कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल से एक सारे ऑर्गेनिज्म को हटा देते हैं तो क्या दूसरे टॉपिक लेवल पर इफ़ेक्ट आएगा क्या? तो हाँ आएगा। क्यों आएगा? देखो, येस द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग लेवल पर उसका इफ़ेक्ट आएगा। सपोज इसका एग्जाम्पल भी है, कंसिडर द फॉलोइंग फूड चेन, प्लांट्स हैं, फिर डियर है, फिर लायन है। इफ़ ऑल द लाइन्स आर रिमूव्ड, अगर हम सारे लाइन्स को रिमूव कर दें, देन द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज, डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी टू सच अ लार्जर एक्सटेंट एंड दिस में रिजल्ट इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी? ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो उनको फूड नहीं मिलेगा, उनका ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो उनको शेल्टर की प्रॉब्लम आएगी, कंपटीशन फॉर फूड विल स्टार्ट। सिमिलरली इफ़ डियर्स आर रिमूव देन, अगर हम इसमें हमने पहले तो लायन को ख़त्म किया था, अगर हम डियर को ख़त्म कर देते हैं तो लायन तो है यहाँ पर, तो प्लांट्स को कौन खाएगा? डियर खाएंगे, लेकिन प्लांट्स डियर ही नहीं है तो प्लांट्स की एनर्जी वेस्ट होएगी और लायन को फूड नहीं मिलेगा तो लायन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। So this all suggests that all different organisms in a food chain are linked together and removal of any organism will have different effect, but it will cause an ill effect on the survival of that ecosystem. तो ये सब इकोसिस्टम के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो बैलेंस में रहे, क्योंकि जब हमने एक लेवल से ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दिया तो उससे जो डाउन लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी और उसमें क्या होगा? शेल्टर में प्रॉब्लम। और अगर उसे अगले लेवल की बजाय हम पिछले लेवल को ख़त्म कर देते हैं तो उसे अगले लेवल को फूड नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं।
व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन? जब हैवी मेटल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इसी को बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम? तो ये हाँ, क्योंकि जैसे जैसे हम अलग अलग लेवल पे जाते जाएंगे एक्यूमुलेट होती रहेगी, तो जो टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पर सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स होंगे और जो सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसमें सबसे कम रहते हैं। The accumulation of harmful chemicals in the body of living organisms at different trophic levels in the food chain is called, क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। harmful chemicals, yes, the concentration of these harmful chemicals will be different, it will be maximum at the last trophic level, ये बात मैंने भी आपको बताई है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल में इसका सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द पॉसिबल कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? What are the problems caused by non-biodegradable waste that we generate? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट persist रहता है एनवायरनमेंट में, जिससे कि वो अब उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्मफुल होता है, उसमें बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करता है। ये क्या होता है? पेस्टिसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? अगर जितना भी वेस्ट सब बायोडिग्रेडेबल होगा तो क्या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है जब ये डिग्रेड होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल रिसाइकल्ड ईजिली by the decomposer such as bacteria and fungi. It will have only this bad impact on the environment that many of the gases released during decomposition process may result in ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या करती हैं? इससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। वाई इज़ डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न? क्योंकि अगर ओजोन लेयर डैमेज हो रही है तो सन की जो यूवी रेज हैं वो अर्थ तक आ रही हैं, वो स्किन डिजीज़ को बढ़ाती जा रही हैं, जिसकी वजह से स्किन की डिजीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? तो हमें पॉल्यूशन कम से कम करना चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन्स डैमेज टू ओजोन लेयर इज़ मेजर कॉज। देखो यहाँ लिखा भी है ओजोन शील्ड द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। दीज रेडिएशंस आर हाईली डैमेजिंग एज दे कैन कॉज कैंसर। ये क्या है? कैंसरस होती हैं जो कि स्किन कैंसर को बहुत बढ़ाती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म करती हैं, हमारी आइज़ पर इफ़ेक्ट देती हैं। इनसे क्या होता है? ग्लोबल रेनफॉल बढ़ता है, घटता है, ग्लोबल फूड की सप्लाई में इफ़ेक्ट आता है। और अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? हम CFC के प्रोडक्शन को रोक दें। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन सबसे ज़्यादा होता है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का प्रोग्राम चल रहा है, हमने NCERT में भी पढ़ा था, जिससे कि CFC के प्रोडक्शन को बिल्कुल फ्रीज़ कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया। अब आते हैं असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इसमें आपको ये तो पता है कि असर्शन पहला पॉइंट होता है असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड है असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन। थर्ड है रीज़न असर्शन इज़ ट्रू रीज़न इज़ फॉल्स। और फोर्थ है असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। ये हमने 9th में भी पढ़ चुके हैं। अब इनको डिस्कस करते हैं। असर्शन क्या है? द ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन शुड बी लिमिटेड। फूड चेन में जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, हाँ होते हैं। देयर इज़ ए लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसा होता है क्या कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। तो लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। दिस लिमिट्स अ नंबर ऑफ, और इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल के नंबर कम होते चले जा रहे हैं। तो अगर हम असर्शन देखें तो उसमें एक स्टेटमेंट है और रीज़न उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों फूड चेन में नंबर्स ट्रॉफिक लेवल के कम होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब असर्शन इज़ करेक्ट। असर्शन बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैव एंडेंजर्ड द ओजोन लेयर। ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC को अगर हम यूज़ करते हैं
तो वो ओजोन लेयर को प्रोड्यूस करती है। रीज़न है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, दिस कुड डैमेज द एनवायरनमेंट। तो ये भी सही है कि ओजोन लेयर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए। assertion and reason is correct are correct and reason is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड assertion, द वेस्ट वी जनरेट मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। रीज़न क्या है? द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट यूज जनरेट इज़ कॉजिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो जो डिस्पोजेबल वेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर होगा बी। मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। असर्शन है द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। ये तो सही है। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available to the next level of consumer। तो फोर्थ का दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला भी। लेकिन यहाँ पे 1% एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोला, ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये वाला एक अलग स्टेटमेंट है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बी। मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद आता है असर्शन, हार्मफुल केमिकल्स आर वॉश्ड इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज़ फ्रॉम। जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सॉइल में या वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, जैसे लेक में या रिवर में, जहाँ भी। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड फॉर्म द वाटर बॉडीज़। दीज आर टेकन अप बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और ये सॉइल में जाते हैं तो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल दीज गेट्स एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो ये सही है। मतलब ये सही बताया कि ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाते हैं चेन के थ्रू, बायोमैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। असर्शन इज बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आता है कंपेयर द एडवांटेज ऑफ क्लॉथ बैग ओवर पॉलीथीन बैग्स। क्लॉथ बैग की क्या एडवांटेज है पॉलीथीन बैग से? तो क्लॉथ बैग से को हम रीयूज़ कर सकते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन जो पॉलीथीन बैग होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। अगला है पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी विच आर स्प्रेड टू किल पेस्ट ऑन क्रॉप्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द सॉइल, ग्राउंड वाटर, वाटर बॉडीज एट्सेट्रा। एक्सप्लेन हाउ डू दे रीच दीज प्लांट्स। तो क्या है, हम जितने भी पेस्टिसाइड्स करते हैं पेड़ों पर या अपने क्रॉप्स पर, वो सीधे ग्राउंड वाटर में जाते हैं या वाटर बॉडीज़ में या फिर सॉइल में जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन की एक से एक में जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ डू दे रीच दीज प्लांट्स। तो बायोमैग्निफिकेशन होता है सॉइल में कैसे आते, प्लेसेस पे कैसे आते हैं। पेस्टिसाइड्स को जब हमने पेड़ों पर किया तो वो धीरे धीरे सॉइल में ही जाते हैं और सॉइल से वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्राउंड वाटर में हमने डाला पानी से वो पानी जाता है वाटर बॉडीज़ में, वहाँ पे जाके वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। When the waste water or other agricultural waste is thrown in water bodies like river, canals, ponds, etc., the pesticides affect water bodies. Pesticides क्या करते हैं? water bodies को affect करते हैं। Aquarium need to be cleaned once in a while whereas ponds और lakes do not, क्योंकि aquarium जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, लेकिन जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं होते, वो नेचुरल होते हैं। वेस्ट इन एक्वेरियम कैन नॉट बी डिकम्पोज, और आर्टिफिशियल होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पे डिकम्पोजिशन का काम करते रहते हैं। अगला है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी कैन बी अवॉइडेड।
एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अचीव। तो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करें, ऑर्गेनिक फूड खाएं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सॉल्ट वाटर में कुछ देर के लिए रखें कुकिंग से पहले, और ज़्यादातर वेजिटेबल्स को हमें बॉईल करना चाहिए। और चौथा यहाँ पे लिखा ही है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब ऑर्गेनिक फूड को हमें बढ़ाना है। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जो आते हैं वो कार्निवोर्स आते हैं ज़्यादातर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं। दे ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। और जो थर्ड लेवल पर होते हैं वो एनर्जी को उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तो सन से आ गई, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है उनके पास एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन दूसरा रीज़न हो जाएगा कि हम रेफ्रिजरेशन में यूज़ कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और दूसरा एरोसोल्स में स्प्रे कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मेंशन एनी 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ दिस लेयर। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होगा? सबसे पहला तो होगा कि यूवी रेडिएशंस आ रही हैं जिससे कि स्किन कैंसर बढ़ रहा है। दूसरा, वेरिएशन इन ग्लोबल रेनफॉल, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड dwindling ऑफ ग्लोबल फूड सप्लाईज, इन सब में इफेक्ट आ रहा है। कंसिडर अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ व्हीट, रेड, स्नेक, पीकॉक। व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द स्नेक्स आर किल्ड। तो रेड का नंबर बढ़ता चला जाएगा और पीकॉक, जिससे क्या होगा? तो इसका आंसर देखते हैं। इफ़ ऑल स्नेक्स ऑफ फूड चेन आर किल्ड द पीकॉक बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट लेवल विल ऑल्सो डाई। क्यों पीकॉक की डेथ हो जाएगी? क्योंकि पीकॉक तो स्नेक खाता था और स्नेक की डेथ हो गई है, तो पीकॉक अल्टीमेटली अपने आप ही डेड हो जाएंगे। तो और रेड का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ऑल्सो द पॉपुलेशन ऑफ रेड इन द प्रिसीडिंग लेवल विल हाईली इंक्रीज, और रेड का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है चूज़ 1 कंज्यूमर ईच दैट बिलोंग टू द सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो। तो हमें सेकेंड और थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को देखना है। तो ईगल, फ्रॉग, टाइगर, रैबिट, फॉक्स। तो यहाँ पर ईगल और टाइगर, एक मिनट, तो यहाँ पर रैबिट तो आएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएगा फ्रॉग एंड फॉक्स। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फूड चेन ग्रास प्रोवाइड्स 4000 जूल ऑफ एनर्जी टू द ग्रास होपर, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक एंड फ्रॉग। ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक। तो यहाँ पे है ग्रास, यहाँ से ग्रास होपर, वहाँ से फ्रॉग और वहाँ से स्नेक। तो ग्रास प्रोवाइड्स 4000 जूल ऑफ एनर्जी टू द ग्रास होपर। तो ग्रास ने 4000 जूल की एनर्जी ग्रास होपर को ट्रांसफ़र की। अब इसका 10% किसको जाएगा? फ्रॉग को। तो 4000 का 10% होता है 400 जूल किसके पास जाएगी? ग्रास को मिली 4000 जूल, ग्रास ने ग्रास होपर को पकड़ाई 400 जूल की। अब इसका 10% फ्रॉग को मिलेगा जो कि 40 जूल होगा, और इसका 10% स्नेक को मिलेगा जो कि 4 जूल होगा। सो फॉर स्नेक एंड फ्रॉग 4 जूल एंड 40 जूल एनर्जी विल बी अवेलेबल बाय 10% लॉ रेस्पेक्टिवली। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स इन द हायर लेवल और नेक्स्ट लेवल टू द ऑर्गेनिज्म। हर ट्रॉपिक लेवल में जो एक्यूमुलेट होता जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो बायोटिक और एबायोटिक पता है हमें, बायोटिक में सारे लिविंग आते हैं और एबायोटिक में सारे नॉन लिविंग आते हैं। ड्रॉ अ फूड चेन विच ऑपरेट्स इन अ फॉरेस्ट सिस्टम। तो फॉरेस्ट में क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स या ग्रास होती है, ग्रास को डियर खाते हैं, डियर को टाइगर खाता है। तो ये किसका हो गया? फॉरेस्ट सिस्टम का। व्हाट इज़ डिपिक्टेड इन द बिलो मेंशन्ड स्कीम। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन से आया जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन सारे प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंक्टन एनिमल्स होते हैं, स्मॉलर फिशेस जो भी
छोटी छोटी फिशेज़ हैं, बिग फिशेज़। इसमें क्या बताया कि सन से जो एनर्जी फाइटोप्लैंक्टन को, प्लांट्स को मिलती है वो 400 जूल होती है। इसकी 10% जूप्लैंक्टन मतलब एनिमल्स को मिलती है, और उससे उसकी 10% स्मॉलर फिशेस को और बिग फिश को उससे और कम एनर्जी मिलती है, 0.4 किलो जूल। मेंशन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द इकोसिस्टम। दे आर डिकम्पोजर्स, दे डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर। 11th क्वेश्चन से मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी, तब तक इसको देखिए। थैंक यू सो मच।